Welcome students to the new video. It's on the second chapter of T.R. Jain, Indian Economic Development. So in this chapter, first of all, it consists of two topics. इसमें पहला होगा हमारे पास economic system और दूसरा होगा common goals of 5-year plans. See, अगर हम इस बुक को एक सेकंड के लिए साइड रखें और हम सिर्फ इस चैप्टर की हेडिंग समझें. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द इकोनॉमिक सिस्टम? इकोनॉमिक सिस्टम आपने सुना होगा. इकोनॉमी कम्युनिज्म एक आइडियोलॉजी आपने सुना होगा, कैपिटलिज्म सुना होगा, सोशलिज्म इज एन आइडियोलॉजी. सो इन चीज़ ये आइडियोलॉजीज़ है, ये आती है इकोनॉमिक सिस्टम्स में. जैसे आपने सुना होगा कैपिटलिज्म में ये फ्री फ्लो ऑफ मार्केट होता है. लाइक जो प्राइवेट कंपनीज होती है दे आर इंडिपेंडेंट, वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं. वेयर एज कम्युनिस्ट में इंटायर कंट्रोल होता है सेंटर का. वो सब कुछ कंडक्ट करते हैं कि रिसोर्सेज हमें कहाँ यूटिलाइज करने हैं, हमने रिसोर्सेज का क्या करना है. उनकी आइडियोलॉजी कुछ ऐसी होती है कि हम प्राइवेट इंडिविजुअल को अगर ज़्यादा इकोनॉमिक पावर दे देंगे तो वो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करेंगे. सो दीज आर द थिंग्स. सो जनरली ये तीन तरह की वो है इकोनॉमिक सिस्टम्स होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल socialist, capitalist, and third is the mixed economy. So, and the second heading, that is the common goal of the 5-year plans. आपने 5-year plans के बारे में सुना होगा इंडिया की. सी फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया ने ये जो 5-year plans थे ये लिए थे रशिया से. सो एक्चुअली में रशिया से लिए थे और रशिया भी नहीं, उस टाइम यूएसएसआर था. और यूएसएसआर में जो 5-year plans की पॉलिसी थी वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थी. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे और जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन लोगों ने सोचा कि जो ये 5-year प्लान्स है जो हमने रशिया से बोरो किया है वो इंडिया के लिए भी उतने ही फ्रूटफुल हो गए जितना वो यूएसएसआर की डेवलपमेंट के लिए थे. सो इंट्रोडक्शन इतना ही है. लेट्स मूव ऑन टू द एक्चुअल टॉपिक. सी द इकोनॉमिक सिस्टम. सी जो हमारे पास इकोनॉमिक सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम्स में तीन चीज़ें और इंक्लूडेड है. अगर हम उसे और डिवाइड करें इकोनॉमिक सिस्टम को तो उसमें आता है सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. सो आप पूछेंगे इसका मीनिंग क्या है, वो नेक्स्ट इस पैराग्राफ में वो सारा एक्सप्लेन किया हुआ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीन हमें याद रखने बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब भी कभी ये क्वेश्चन आए व्हाट इज सिस्टम, व्हाट आर इकोनॉमिक सिस्टम्स, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और ये मिक्स्ड इकोनॉमी वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे पहले आपको ये ज़रूर लिखना होगा अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए इसमें. तो सबसे पहले हम जाएंगे सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन. व्हाट इज सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन? सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन में आएंगे द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी. सी जो प्रोडक्शन है, द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, वो जनरली फोकस करता है द वे, किस वे से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है. सो वे में हम आएंगे कि क्या वो एम्प्लॉयमेंट को एक एज अ फोकस पॉइंट रख के बनाई जा रही है, लाइक, और वी कैन से द सोशल वेलफेयर को एज अ फाइनल गोल वो सोच के ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो प्रोडक्शन कर रहे हैं. वेर एज कि या तो फिर वो सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए वो प्रोडक्शन कर रहे हैं. सी द वे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. सेकेंड इज द रिसोर्स एलोकेशन. रिसोर्स एलोकेशन आता है व्हाट गुड्स टू प्रोड्यूस. रिसोर्स एलोकेशन, सी अगर तो कोई सोशलिस्ट होगा जो मतलब सोशल वेलफेयर को देखेगा, वो उन गुड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा प्रोड्यूस करने के लिए. और इन शॉर्ट जो गवर्नमेंट के पास होता है सारा कंट्रोल सोशलिज्म में, तो गवर्नमेंट उन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेगी जिसकी नीड इंटायर सोसाइटी को है, और वी कैन से जो नेसेसरी गुड्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करेंगे. और अगर हम वही जो रिसोर्स एलोकेशन की बात है, अगर वही हम एक प्राइवेट कंपनी और द कैपिटलिस्ट माइंडसेट से देखें तो जो कैपिटलिस्ट हो गए वो सिर्फ देखेंगे कि हमें किन गुड्स से प्रॉफिट आ रहा है. सो वो नहीं देखेंगे कि एसेंशियल गुड्स है कि सोसाइटी को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो उनके बारे में नहीं सोचेंगे. दे जस्ट थिंक अबाउट देयर प्रॉफिट. वो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जो कि प्रॉफिटेबल हो गए. सो द नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन. जो हमारे पास नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीज़ है द वे पीपल गेट रिवॉर्डेड. सी जो सोशलिस्ट होता है वो जनरली फोकस करता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट्स और द रिवॉर्ड, जो यहाँ पे लिखा हुआ है द वे पीपल गेट रिवॉर्डेड. सो सोशलिस्ट इकोनॉमी में जनरली ये लोग क्या करेंगे, जितने भी सारा रिवॉर्ड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. दे विल नॉट थिंक कि भाई इसने ज़्यादा वर्क किया, इसने ज़्यादा एफर्ट्स दिया, और क्वालिटी ऑफ एफर्ट्स इसने ज़्यादा दी, उसने कम दिए. दे विल नॉट फोकस ऑन दिस. वो सबको इक्वल रिवॉर्ड दे देंगे.
irrespective ऑफ देयर क्वालिटी और देयर एफर्ट्स। जो हमारे पास दूसरा होगा, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, द वे पीपल गेट रिवॉर्डेड इन, अगर हम कैपिटलिस्ट उसमें देखें, कैपिटलिस्ट में जो ज़्यादा एफर्ट देगा उससे ज़्यादा मनी मिलेगी या ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा इन द सेंस, ये इसमें यही था। और आगे जो कॉन्सेप्ट हो गए इकोनॉमिक सिस्टम के, जो आगे कॉन्सेप्ट्स है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और द मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया था। सो अब जब हम अपने बुक के इस पार्ट में जाएंगे, सी ये भी लिखना है आपको जब भी कभी डेफिनेशन और आंसर आए, 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और द मिक्स्ड इकोनॉमी। उसके बाद है हमारे पास, सी जो ये इंटायर हमारे पास पूरा पैराग्राफ है इसके बाद जो शुरू हो रहा है, इसमें इन्होंने कुछ नहीं किया, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी को इनमें एक्सप्लेन किया हुआ है। सी ये काफ़ी इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन है। अगर आपके पास, सी इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो द डे बिफोर एग्ज़ाम, तो आपके पास अगर इतना टाइम नहीं है कि आप ये सब कुछ पढ़ने बैठो, लाइक यहाँ तक मिक्स्ड इकोनॉमी वगैरह तक आपके पास इतना टाइम नहीं है, सो व्हाट यू कैन डू इज़ इसको अच्छे से रट जाओ and just write the entire thing in the exam or you'll get the good marks for it, because of course आपके पास टाइम नहीं आप ये सब कुछ पढ़ने लगो, but still we let's just do this thing. See अगर हम फर्स्ट पैराग्राफ को देखें, ये है कैपिटलिज्म के ऊपर, टोटली कैपिटलिज्म के ऊपर। सो जो फर्स्ट पैराग्राफ में है, जिसको जो कैपिटलिज्म का मेन फंक्शन, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हम किसी इकोनॉमी को कब कहेंगे, वो होगा whenever जो मार्केट फोर्सेस है, मार्केट फोर्सेस आर फ्री टू डू वट एवर दे वॉन्ट। सी देर इज़ नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन और दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट। सी इसमें अकॉर्डिंग टू बुक है, दे कैन फंक्शन फ्रीली विदाउट एनी इंटरवेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो कैपिटलिज्म इज सेड टू प्रिवेल, दैट्स द सेम थिंग जो मैंने आपको बोला। इसमें सिर्फ एक चीज़ आपको याद रखनी है, देर इज़ जो मार्केट फोर्सेज है देर फ्री विदाउट एनी इंटरवेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, दिस इज द मेन लाइन। इसको आपने इतना ही याद करना है, अगर आप ये भी लिख दे तो दैट्स मोर। फर्स्ट पॉइंट आप इसमें ये लिख दोगे, और द सेकंड पॉइंट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द अंडरग्राउंड ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटी इज सच इन सच एन इकोनॉमी। सी इसमें बस एक और दूसरा पॉइंट ये होगा कि इसमें मेन फोकस होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसमें होता है प्राइवेट इंडिविजुअल सिर्फ अपना देखता है, दे वांट द मैक्सिमाइजेशन ऑफ देयर प्रॉफिट्स। सी जो ये अब इसके बाद सेकंड पैराग्राफ है, ये है सोशलिस्ट इकोनॉमी के ऊपर टोटल। सी व्हेन द मार्केट फोर्सेस आर नॉट फ्रीली ऑपरेटिव एंड द गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये 3 कॉन्सेप्ट्स आपको याद आ रहे होंगे, इट वाज इन 11th। सोशलिज्म इज सेड टू प्रिवेल। से इसमें एक मेन सोशलिस्ट का एक मेन वो है जो है कि गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द मार्केट फोर्सेस। जितनी भी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का कोई रोल नहीं होगा। अगर आपको इसका एग्जांपल चाहिए तो ये होगा पास्ट में जो हमारे पास यूएसएसआर था और चाइना। कम्युनिस्ट आज भी चाइना को बोलते हैं, बट फिर भी यू लर्न फर्दर, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है उसके बारे में भी। एग्जाम्पल अगर आप याद करो तो इसमें आएगा चाइना एंड यूएसएसआर, पास्ट चाइना एंड यूएसएसआर। इसमें मेन चीज़ यही थी, द गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। गवर्नमेंट कंट्रोल इसमें ज़्यादा है, आपको बस एक चीज़ याद रखनी है। और दूसरी चीज़ है इसमें है सोशल वेलफेयर, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्स्ट फोकस था लोगों का, और इसमें है सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट चाहेगी कि सोशल वेलफेयर शुड बी द मेन प्रायोरिटी, लोग सब लोगों का बेनिफिट हो, ना कि किसी एक इंडिविजुअल का अपना प्रॉफिट कमाता जाए और बाकी जो पॉपुलेशन है वो पुअर ही रह जाए। सी जो थर्ड है, व्हेन द मार्केट फोर्सेस टुगेदर डिसाइड, जहाँ पे गवर्नमेंट और मार्केट फोर्सेस, जहाँ पे गवर्नमेंट और जो मार्केट फोर्सेस है वो जो दोनों जब साथ में आएंगे, जो ये दो कॉन्सेप्ट जब साथ में आएंगे वो बनाएंगे मिक्स्ड इकोनॉमी को। सो इसमें है बोथ डिसाइड, द गवर्नमेंट एंड द मार्केट फोर्सेस। जैसे यहाँ पे मार्केट फोर्सेस वर्ड का यूज़ हुआ, यहाँ पे गवर्नमेंट का यूज़ किया है। जब ये दो कंबाइन करेंगे तो मिक्स्ड इकोनॉमी बनेगी, व्हेन गवर्नमेंट एंड द मार्केट फोर्सेस टुगेदर डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मिक्स इकोनॉमी सेड टू प्रिवेल। सी जो हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसमें जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, गवर्नमेंट और मार्केट फोर्सेस दोनों का बहुत मतलब एक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। और ये अगर हम प्रेजेंट डे में देखें, जो मैक्सिमम इकोनॉमीज़ है, मतलब टोटल जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ है, सारी इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, ना कि कोई इन दोनों पे मतलब बड़ी रेडिकली इन दोनों को सपोर्ट कर रहा है।
इवन यूएसए, अगर आप सोच रहे हो कैपिटलिज्म यूएसए तो कैपिटलिस्ट होगा, बट नहीं, यूएसए में भी मिक्स्ड इकोनॉमी है, वो भी काफ़ी सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। इसका एग्जाम्पल भी मैं फर्दर आपको दूंगा। सी when the 5-year plan was launched, India opted for the mixed economy। सी एक और जो इसमें पॉइंट है इससे पहले, इसका मेन मोटिव था मिक्स इकोनॉमी का, फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स किसके, जो जैसे प्राइवेट कंपनीज है उनके जो प्रॉफिट हो गए वो मैक्सिमाइज हो जाएंगे, मतलब वो मैक्सिमाइज करना चाहेंगे, उसको भी सपोर्ट करेगी इकोनॉमी। और इसमें जो दूसरा होगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ द सोशल वेलफेयर, जो गवर्नमेंट है वो सोशल वेलफेयर को ज़्यादा प्रमोट करेगी। सो इसमें इन दोनों के जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो दो जो जितने भी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के, वो मिक्स्ड इकोनॉमीज में होता है। सी इंडिया में जब भी 5-year प्लान आया था, इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को इसलिए सिलेक्ट किया था ताकि सबका बेनिफिट हो, पूरी सोसाइटी का बेनिफिट हो, ना कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो है वो लॉस में रहे। वो ऐसा भी नहीं चाहते थे, वो चाहते थे जो पुअर है उनका भी बेनिफिट, सोशल वेलफेयर भी हो, और जो प्राइवेट है उनको भी बेनिफिट मिले। जो आपके पास ये लाइन है ये जस्ट ये डिस्क्राइब करते हैं कि जो आगे के पैराग्राफ से इसमें क्या क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स एंड ऑल के बारे में डिस्क्राइब कर रही है। सी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इसके जो सिनोनिम्स है और हम कह सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मार्केट इकोनॉमी और द कैपिटलिज्म। जैसे मैंने काफ़ी बार यूज़ किया इस वर्ड को पीछे सिनोनिमसली, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की कैपिटलिज्म बहुत यूज़ किया मैंने। कैपिटलिज्म इज डिफाइंड मीन्स, सी इसमें ना 3 पॉइंट्स आपने याद करने जो हर एक उसमें चलने वाले हैं। इसे पॉइंट वाइज याद करेंगे इस डेफिनेशन को तो बहुत इजीली ये पैराग्राफ याद हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ओनरशिप, रिसोर्सेज और द प्रोडक्शन, सीधा प्रोडक्शन ही करता है, वैसे रिसोर्सेज भी आप यूज़ कर सकते हो इसके जगह। प्रोडक्शन और रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स। सी यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही सब कुछ ओन कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, दे आर फ्री टू टेक द इकोनॉमिक डिसीजन। सी जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है, सी अब उनकी मर्जी है कि वो अपने जो भी इनका प्रोडक्ट है उसकी वो कितनी भी प्राइस करे, एसेंशियल गुड है वो उसकी बहुत ज़्यादा प्राइस भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सप्लाई एंड डिमांड, जो आपने +1 में अच्छे से समझा होगा। थर्ड इज़ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये 3 इनके हैं कि, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर ध्यान देंगे कैपिटलिस्ट। प्राइवेट इंडिविजुअल्स है, दे विल जस्ट सी अबाउट द प्रॉफिट, उनको सोशल वेलफेयर से कोई रिलेशन नहीं है उनका सोशल वेलफेयर से। सी इसका फीचर्स जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे मैंने ये 3 पॉइंट्स के थ्रू याद करा वैसे ही ये भी होगा। सो अगर हम इस पैटर्न में याद करेंगे सो ये बहुत ईजी हो जाएगा। सो ये आप याद रखना, ओनरशिप सबसे पहले है, उसके बाद है डिसीजंस के बारे में, ओनरशिप के बारे में, और थर्ड है उनका क्या प्रिंसिपल क्या है, उनका मोटिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, सोशल वेलफेयर है, ये दोनों उनका बेनिफिट है। अब हम आगे बढ़ेंगे, वो होगा फीचर्स क्या है, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सी सबसे पहले तो वही आ जाएगा, इसमें वही पॉइंट आ जाएगा इसका, प्राइवेट ओनरशिप। वैसे भी हम ऐसे ही याद करेंगे जैसे मैंने आपको इसमें बताया था, वो नेक्स्ट भी ऐसे ही चलने वाला है। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज, अब इसकी एक और ट्रिक है अगर आपको ये फीचर्स सारे याद करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है, मीन्स प्रोडक्शन आर यूज्ड इन मैनर सच दैट द प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज। अगर आपको ये 3 एंड फर्दर अगर हम यहाँ जाए, ओनली दीज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन विच कैन बी सोल्ड एट द प्रॉफिट। सी यहाँ पे गुड्स के बारे में बात हुई जो सिर्फ जो प्रॉफिट में बिकेंगे। उसके बाद है जो ये 4th पॉइंट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ द परचेजिंग पावर, कि भाई कस्टमर के पास कितना पैसा है उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आप ऐसे ही नहीं किसी को कुछ भी बांट दोगे, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो उतने ही एक्सपेंसिव गुड्स ले पाएगा। इट इज़ नॉट जस्ट कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो रिसोर्सेज कज जस्ट गवर्नमेंट, नो इट विल नेवर, गवर्नमेंट कभी भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। वेर एज जो ये हमारा कैपिटलिस्ट कॉन्सेप्ट है वो कहेगा कि जिसके पास जितना मनी है, जितने उसने एफर्ट्स किए हैं, उसके जितने भी उसके पास मनी है उसके हिसाब से उसे रिसोर्सेज मिलेंगे। द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज़ लार्जली कन्फाइंड टू द मेंटेनेंस। सी अब जो गवर्नमेंट है उसका रोल बिल्कुल भी नहीं है देखने में कि भाई किसको कितना डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, और लाइक जितना भी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उससे गवर्नमेंट का रोल ख़त्म है। और गवर्नमेंट का जो रोल बचेगा वो होगा सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस ऑफ द कंट्री, कि कंट्री का डिफेंस देखना है उन्हें और लॉ एंड ऑर्डर देखना है। सी जो मैंने आपको बताया था इन 3 पॉइंट्स को कैसे याद करेंगे, इसकी ट्रिक ये है कि जो ये हमारा सेकेंड पॉइंट, 3rd पॉइंट और 4th पॉइंट है, इसके लिए हम वापस यहाँ जाएंगे। प्रोडक्शन, इसमें क्या था हमारे पास, प्रोडक्शन क्या था, द वे गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। उसके बाद था सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, व्हाट गुड्स टू प्रोड्यूस, और द डिस्ट्रीब्यूशन, द वे पीपल गेट रिवॉर्डेड। वही इधर भी होगा, आप अगर इसे ध्यान से देखें ना, प्रोडक्शन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, वही है प्रोडक्शन।
what goods to produce. The profit are maximized. They'll produce, the means of production are used in such a way that the profits are maximized. जो वे होगा उनका, जैसे ये बात करता है द वे, जैसे ये बात करता है द वे, वही चीज़ इसमें है फर्स्ट, द वे द प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज, वो वाले यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि लेबर इज चीप, सो द लेबर इंटेंसिव बनाएंगे। सो इन फ्यूचर अगर उन्हें प्रॉफिट दिख रहा है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड हमने अपना प्रोडक्शन करना, तो वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। सेम वही है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो आपने पीछे पढ़ा था, पिछले पेज पे पढ़ा था जो आपने, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वही है। कौन से आप रिसोर्सेज करोगे जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन वही था पीछे, डिस्ट्रीब्यूशन, द वे द रिवॉर्ड्स आर एलोकेटेड, द वे पीपल गेट रिवॉर्डेड, वही चीज़ यहाँ पे कि किस हिसाब से जो हमारे रिवॉर्ड्स है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो होगा टोटली डिपेंडेंट होगा परचेजिंग पावर के ऊपर। और जो हमारे पास अब हमें याद जो करने पॉइंट्स वो होगा फर्स्ट और फिफ्थ में गवर्नमेंट रोल है, फर्स्ट में प्राइवेट ओनरशिप है, दैट्स इट। सी अब इसके मेरिट्स क्या हो गए। सबसे पहले इसमें इट प्रमोट्स द सेल्फ इंटरेस्ट। सी इसमें लोग अपने अकॉर्डिंगली और अपने सर्वाइवल के लिए अर्न करेंगे। सी सोशलिज्म में एक मेन जो डिसएडवांटेज था वो था कि पीपल वर जस्ट पीपल हैड नो व्हाट यू कॉल इंटरेस्ट, और दे हैड नो मोटिवेशन टू वर्क। उनको पता था कि हमें तो रिसोर्सेज मिलने ही मिलना है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। सी इसमें है सेल्फ इंटरेस्ट, लोगों को दिख रहा है कि हम अगर जितने एफर्ट्स डालेंगे हमें उतना रिवॉर्ड मिलेगा। सो दिस इज़ द सेल्फ इंटरेस्ट। इसका मेरिट ये था। प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड एंड द जीडीपी ग्रोथ इज एक्सेलरेटेड। प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड, सी लोगों को पता है कि अगर वो चीप लेबर उन्हें मिल रही है तो वो लेबर करेंगे, अगर लेबर एक्सपेंसिव हो गई तो वो टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो जाएंगे। सो जो प्रॉफिट्स है उसे वो मैक्सिमाइज्ड हो गए। सो इससे जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाएगी। इसमें ना मेन फैक्टर्स यही आते हैं हमारे, अगर हम इसे कॉन्ट्रडिक्ट करें ना सोशलिज्म से, इसमें मेन फैक्टर यही आएगा कि सोशलिज्म में अगर आप जितने भी एफर्ट्स दो, आप ज़्यादा मेहनत करो कम मेहनत करो, आपको रिवॉर्ड उतना ही मिलेगा जितना सबको मिल रहा है। हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक इंडिविजुअल जो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और दूसरा हु इज़ जस्ट डूइंग नथिंग। सोशलिज्म में क्या होगा, इन दोनों को इक्वल पे मिलेगी। जस्ट टेक एग्जांपल, उनको पर डे 500 ही मिलना है फॉर दिस इंडिविजुअल एंड दिस इंडिविजुअल। सोशलिज्म में ये होगा। कैपिटलिज्म में क्या होगा, ये कम एफर्ट्स दे रहा है, इसे 500 मिलेगा। ये ज़्यादा एफर्ट्स दे रहा है, हु नोज इसे 1500 मिल जाए। ये होगा कैपिटलिज्म। सो दिस इज़ द डिफरेंस। सेल्फ इंटरेस्ट, लोगों को पता है एफर्ट्स के हिसाब से मिल रहा है, तो वो लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे। और वही इसमें होगा, प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज। लोगों को पता है कि अगर हम, जैसे लेबर का एग्जाम्पल मैंने पीछे दिया था बुक में भी, कि अगर लेबर हमें चीप मिल रहा है तो हम लेबर पे जाएंगे, अगर लेबर एक्सपेंसिव होगी तो हम टेक्नोलॉजी पे जाएंगे। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे लोग, जिससे जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। डीमेरिट्स क्या है, जो कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, जो कलेक्टिव इंटरेस्ट है वो लोगों का बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसमें था कलेक्टिव इंटरेस्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। इग्नोर द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। आप अंडरलाइन ऐसे कर सकते हैं जैसे मैंने किया, बिकॉज दीज आर द ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपको बाकी लाइन्स को ना भी पढ़ो तो आप जस्ट इन्हीं वर्ड्स को देखो, अच्छा रिवीजन हो जाएगा एट द एंड, सीधी सी बात। सो इट इग्नोर्स द कलेक्टिव इंटरेस्ट। कलेक्टिव इंटरेस्ट क्या है, ये लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे जिसमें हायर प्रॉफिट्स हो गए, जो कि किसको बेनिफिट करेगा, रिच को। सो पुअर का क्या होगा, पुअर पीपल विल सफ़र। इससे क्या होगा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रोथ विदाउट द सोशल जस्टिस। पुअर का देखो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, रिच का जस्ट बेनिफिट होता जा रहा है। इससे क्या होगा, कलेक्टिव इंटरेस्ट तो ख़त्म है। एक ही सेक्शन है सोसाइटी का जिसको बेनिफिट मिल रहा है, बाकी पुअर को तो ख़त्म है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बेनिफिट। जो हमारे पास फिर नेक्स्ट लाइन है, उसमें इन्होंने लिखा है कि जो हमारे जो प्लानर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और जिन्होंने हमारे प्लान्स, इकोनॉमिक प्लान्स सेट किए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो उन्हें पता था कि अगर वो टोटल कैपिटलिज्म में चले जाते तो जो हमारी पुअर पॉपुलेशन थी, दे वुड बी लेफ्ट बिहाइंड। और उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कभी इंप्रूव नहीं हो पाएगी, बिकॉज रिच अपने बारे में सोचेंगे और उन पुअर लोगों के बारे में कोई नहीं सोच पाएगा। सो जो हमारे इकोनॉमिक प्लानर्स थे उन्हें पता था कि हमें मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ जाना है, ना कि टोटल कैपिटलिज्म और द रेडिकल कैपिटलिज्म की तरफ हमें नहीं जाना है। जो हमारे पास अब आएगा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी का फर्स्ट पॉइंट जैसे मैंने आपको इधर भी बताया था, फर्स्ट क्या होगा, ओनरशिप। हु ओन्स द रिसोर्सेज, सोशल और द कलेक्टिव और द पब्लिक ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। आपने रशिया के बारे में सुना होगा, पब्लिक ओन्स द एंटायर रिसोर्सेज।
सी पब्लिक का क्या मतलब, गवर्नमेंट ओन्स द एंटायर रिसोर्सेज, जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो ओन करेगी सारे रिसोर्सेज के। सो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होगा डिसीजंस के लिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था डिसीजंस इधर भी ये होगा, सेंट्रल डिसीजंस आर टेकन बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी मेजॉरिटी डिसीजंस लेगी। सेकंड है मैक्सिमाइजेशन, जो प्रिंसिपल होगा, इनका प्रिंसिपल क्या होगा वर्किंग का, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होगा, इनका होगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। सोशलिस्ट चाहते हैं कि जो इकोनॉमी में जो हमारा पुअरेस्ट स्ट्रेटा है पॉपुलेशन का, उसे भी बेनिफिट्स मिले, ना कि जो हमारे रिच सेक्शन है सिर्फ वही बेनिफिट्स ले जाए। सी इसमें हम क्या एज्यूम करते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट का एक मोटिव है जो कि है सोशल वेलफेयर। Government knows what is the best for the countries, and so individual desires are not given priority. Individual desires को नहीं देंगे वो, जो रिच सेक्शन है वो ऐसे नहीं सोचेंगे कि सिर्फ रिच को बेनिफिट मिले, वो चाहते हैं कि जो इंटायर सोसाइटी है उन सबको बेनिफिट मिले। सो नेक्स्ट है हमारे इसके जो फीचर्स है। सी अगर आपको इसके फीचर्स याद करने हैं, इसे हम इसी की तरह से याद करेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरह। सी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल ओनरशिप की बात करते थे फर्स्ट पॉइंट में। इधर भी हम सबसे पहली बात ओनरशिप की बात करेंगे। इसमें क्या होगा, कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द सोसाइटी। सी रिसोर्सेज आर जस्ट कंट्रोल बाय द सोसाइटी एज अ होल। हम फर्स्ट पॉइंट हमारा यही करेगा। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है, जैसा इसका जो लास्ट पॉइंट था हमारे पास फीचर्स थे, इसका जो लास्ट पॉइंट था वो था कि गवर्नमेंट का रोल सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस के लिए। इधर ऐसा नहीं होगा। द पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, जो इकोनॉमिक डिसीजंस है, उसमें गवर्नमेंट एक बड़ा मेन रोल प्ले करेगी। सी इसमें ये दो पॉइंट सिमिलर है फीचर्स के फर्स्ट और लास्ट पॉइंट की तरह। जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन मैनर सच एज और द सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड। सी हमें फिर बस एक ये पॉइंट याद करना, बाकी हमें ये याद हो जाएंगे क्योंकि वो पिछले वाले फीचर्स भी कुछ ऐसे ही थे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के, थोड़े सिमिलर ही थे। ये बस हमें एक पॉइंट याद रखना है बीच का। अब इसका डीमेरिट क्या होगा, वेट फर्स्ट मेरिट, इसका मेरिट क्या होगा। सी फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मेरिट क्या होगा, इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम। सबकी इनकम सेम होगी, और यहाँ पे जो एक वास्ट डिफरेंस होता है पुअर और रिच के बीच में वो बिल्कुल नहीं होगा। सबको सेम इनकम मिलेगी। growth process becomes inclusive and is based on the principle of the social justice। जो social justice होता है कि every strata of the society is equal, वो अचीव होता है इसके अंदर सोशलिज्म के ऊपर। देर इज़ नो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, सबको इक्वल मिलेगा रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एफर्ट्स। जो ये इनकी क्वालिटी है वही इनका डीमेरिट भी बनेगी। जो सिमिलर चीज़ इधर हुई थी कि इसका मेरिट इधर ही डीमेरिट बन जाता है, वही इधर होगा। जो इनका मेरिट है वो भी इनका डीमेरिट बन जाएगा। ओके, इसका डीमेरिट क्या होगा, द प्रिंसिपल डीमेरिट is that the GDP growth remains a slow process। सी इसमें इतना डिस्क्राइब नहीं किया हमारी बुक में, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। जो जीडीपी ग्रोथ जो हमारे पास सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, उसमें हमारी जीडीपी ग्रोथ बहुत स्लो रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को बिल्कुल हम वो नहीं देते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। यहाँ पे तो सोशल जस्टिस, यहाँ पे मेन होता है कि सब लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, रिच और पुअर का गैप बिल्कुल ख़त्म हो जाए। सो इसमें एक डीमेरिट है जो यहाँ पे इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, जो कि होगा लैक ऑफ इंटरेस्ट। सी यहाँ पे सोशल जस्टिस कैसे मिल रहा है, आप जितना काम करो कोई मतलब नहीं, आपको इक्वल इनकम मिलनी ही मिलनी है। आप अगर काम बहुत कम भी कर रहे हो, एक इंडिविजुअल का बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहा है, उनको सेम मनी मिलेगी, उन्हें कोई बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले, एफर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्हें कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप ज़्यादा काम करोगे फिर भी आपको उतना ही मिलेगा, अगर आप कम करोगे आपको उतना ही मिलेगा। इसमें एक मेन क्या होता है, इसमें एक मेन डिमेरिट ये होता है, द लैक ऑफ मोटिवेशन। just don't mind my handwriting। सी इट इज़ द लैक ऑफ मोटिवेशन कैसे होगा, सी अब लोगों के पास कोई मोटिवेशन नहीं है काम करने का। अगर आपको पता है, आप अगर बहुत कम एफर्ट्स भी दे रहे हो आपको उतनी ही इनकम मिलनी है, अगर आप ज़्यादा एफर्ट दोगे तब भी उतनी इनकम मिलेगा, तो आप ज़्यादा काम करोगे ही क्यों। दैट्स द ह्यूमन साइकोलॉजी। सो इसकी वजह से जनरली जितनी भी सारी हमारे पास सोशलिस्ट इकोनॉमीज थी उसमें क्या हुआ, लोगों ने वर्क करना बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जो उनका वर्क कल्चर था वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका था। लोग मेहनत नहीं कर रहे थे, उन्हें पता था हमें तो मिलना ही मिलना है, इरिस्पेक्टिव कि हम काम करें या ना करें। सो ये एक मेन रीज़न था कि सोशलिस्ट इकोनॉमी सक्सीड नहीं कर पाई, और जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी थी वो फर्दर नहीं चल पाई। सो यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सोवियत यूनियन और द चाइना का भी एक एग्जांपल था। सोवियत यूनियन और चाइना में भी सेम पॉलिसी थी, सोशलिज्म कैपिटलिज्म की।
देयर विल बी नो प्राइवेट ओनरशिप कुछ नहीं होगी, सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, सब लोग कंट्रोल करेंगे। सी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन तो चाइना में भी सेम हुआ, बट फर्दर दोनों को, सोवियत यूनियन और चाइना को, अपनी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी छोड़नी पड़ी और मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ आना पड़ा, क्योंकि इनकी इकोनॉमी का जो सोशलिज्म है और जो कैपिटलिज्म है, सी ये साइमल्टेनियसली यूज़ हो सकता है सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। बस कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में डिफरेंस एक है, जो सोशलिज्म है वो थोड़ा एक वीक कॉन्सेप्ट है और लिबरलाइजेशन के जो फेमस होता है उसके बाद आया है। सो हम कह सकते हैं ये न्यू कॉन्सेप्ट है। जो इनका पेरेंट कॉन्सेप्ट था वो था कैपिटलिज्म, वो था हमारे पास एक आई वुड से जो हम इनका पेरेंट वो था, मेन था ये कैपिटलिज्म। इसके बाद सोशलिज्म है। सोशलिज्म थोड़ा वीक था बिकॉज उसे मॉडर्नाइज्ड आइडियोलॉजीज़ के साथ चलना था। कैपिटलिज्म बहुत रेडिकलिस्ट था। सी ये इकोनॉमीज नहीं एग्जिस्ट कर पाई, जैसे मैंने आपको बताया लैक ऑफ मोटिवेशन। इसी चीज़ की वजह से इनको अपना सोशलिज्म छोड़ना पड़ा और मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ आना पड़ा। मिक्स इकोनॉमी भी मैंने आपको बताया था, जैसे हमने ये पीछे वाले कॉन्सेप्ट शायद कि कैपिटलिज्म है, फर्स्ट हमारे पास ओनरशिप है, फिर डिसीजन है, फिर प्रिंसिपल है, वैसे ही हम इसको भी याद करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, प्राइवेट एज वेल एज द पब्लिक ओनरशिप। गवर्नमेंट के पास भी कंट्रोल होगा, उसके पास भी कंट्रोल होगा, मार्केट फोर्सेस के पास भी कंट्रोल होगा। सी इसमें क्या होता है, मार्केट फोर्सेज इन्होंने फ्री कर दी होती है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट कहती है सप्लाई डिमांड चलने दो, विल नॉट इंटरफेयर। बट द थिंग इज, जहाँ पे गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि जो हमारा पुअर स्ट्राटा है दे आर नॉट गेटिंग इक्वल राइट्स और दे आर नॉट गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सी उस टाइम गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। दैट्स द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी। सी यहाँ पे इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, बट फॉर द आंसर हमें यही लिखना पड़ेगा, प्राइवेट एज वेल एज द पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द रिसोर्सेज भी आप लिख सकते हो, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और रिसोर्सेज। प्रोडक्शन आर लार्जली बाय द प्रिंसिपल, ओके यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली यूज़ कर दिया प्रोडक्शन नहीं, उसके बाद आएगा डिसीजंस। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, डिसीजंस आर गवर्न लार्जली बाय द प्रिंसिपल ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बट नॉट विदाउट अ चेक एंड बैलेंस ऑफ द सोशल जस्टिस। जैसे मैंने आपको अभी कहा, यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अलाउड है, प्राइवेट इंडिविजुअल को अलाउड है कि तुम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर फोकस करो, बट द थिंग इज इसके पीछे हमें सोशल जस्टिस के बारे में नहीं सोचना है। हम यही नहीं कि हम सिर्फ प्रोडक्शन करते जाएंगे फॉर द प्रॉफिट। गवर्नमेंट ये अलाउ बिल्कुल नहीं करेगी फॉर द प्राइवेट इंडिविजुअल्स कि वो प्रोडक्शन करते रहे जस्ट फॉर देयर ओन बेनिफिट। जो उनका प्रोडक्शन है उसकी वजह से एक पुअर स्ट्राटा को डिसएडवांटेज मिल रहा है, सी उसके लिए गवर्नमेंट सोशल जस्टिस को लाने के लिए इंटरफेयर कर सकती है इन द वर्किंग ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। सी अब जो हमारे पास थर्ड है इसमें दिया नहीं है, बट हम जो हमारे पास पीछे वाला ब्लूप्रिंट था इसका प्रिंसिपल क्या है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते रहे तो इसमें आएगा maximization of the profit and the maximization of the social welfare go hand in hand. This is the main principle of the working of the mixed economy. सी अगर हम नेक्स्ट आते हैं फीचर्स में, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने जो ये 3 पॉइंट्स है इसे ही डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी कर दिया। सो इसका यही मीनिंग होगा कि आप डायरेक्टली फीचर्स में ये 3 पॉइंट्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए उसे आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज द गवर्नमेंट। वही ओनरशिप प्राइवेट के पास भी है, पब्लिक के पास भी है। इसमें प्राइवेट के लिए इन्होंने एंटरप्रेन्योर्स यूज़ किया है और जो पब्लिक इन्होंने गवर्नमेंट यूज़ किया है। इसमें है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड द सोशल वेलफेयर रूल्स। वही चीज़ जो मैंने लास्ट में बताया था आपको कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होगा और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट सोशल वेलफेयर भी इसमें फोकस करते हैं लोग। बोथ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर प्लेज एन वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। वही बात जो इनका जो वो था जो ये वाला प्रिंसिपल था इनका, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विदाउट द चेक ऑफ, ये दोनों का बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। सी आप इन तीनों को साइमल्टेनियसली यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, आपको कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, जो मेरिट्स है, जो मैंने आपको पहले भी ये चीज़ एक्सप्लेन की थी। जो हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इन लाइन्स को पढ़े ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी अगर मिक्स्ड इकोनॉमी आ जाए, आप इस पॉइंट को अगर ऐसे भी लिख देते विदाउट एनी ये कि हेडिंग नहीं देनी पड़ेगी विदाउट मेरिट्स, आप जस्ट इनके बाद एक ये पॉइंट लिख दो, दैट विल, इससे आप काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा टीचर के ऊपर। द प्रिंसिपल मेरिट ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी इज दैट इट कंबाइंस द मेरिट्स ऑफ द कैपिटलिस्ट एज वेल एज द सोशलिस्ट इकोनॉमी। मैंने क्या कहा इसमें, जो हमारे पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जितने सारे उसके बेनिफिट्स है, उसको अगर हम कंबाइन करें जो सोशलिस्ट इकोनॉमी के सारे बेनिफिट्स है,
अगर हम इसे देखें, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो हमारे पास बेनिफिट था, जिससे जीडीपी ग्रोथ वगैरह आएगी, प्लस जो सोशल वेलफेयर है, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो मिक्स्ड इकोनॉमी है कि दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन टू द प्रेजेंट डे वर्ल्ड। और आज के टाइम में मैक्सिमम इकोनॉमीज मिक्स्ड इकोनॉमी, और मैंने आपको बताया था यूएसए, हमारी बुक में दिया नहीं है, बट जो हमारे पास यूएसए है, आपने यूएसए सुना होगा, यूएसए इज़ अ कैपिटलिस्ट कंट्री विच रन्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैपिटलिज्म। बट नहीं, यूएसए में भी एक कई सोशलिस्ट पॉलिसीज़ है। यूएसए में सब्सिडीज़ बहुत देते हैं वो लोग, दैट्स अ सोशलिस्ट स्टेप। वो लोग गवर्नमेंट सब्सिडीज़ लोगों को बहुत देती है, प्लस गवर्नमेंट एक और चीज़ करती है कि जो भी सारे लोग होते हैं, लाइक जितने भी सारी पॉपुलेशन है, उनको वो मंथली कुछ ना कुछ पेमेंट, मतलब कुछ एक अमाउंट देते हैं जस्ट फॉर स्पेंडिंग। और अगर आप कहेंगे तो ऐसे कैसे दे रहे विदाउट एनी वर्क, वो जस्ट गवर्नमेंट ऐसे ही इनको डिस्ट्रीब्यूट करी, और आपको लगेगा वो सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट है। वही बात है, यूएसए में भी सोशलिज्म प्रैक्टिस होता है, बट ऑफिशियली कभी भी कोई कंट्री इतने रेडिकली नहीं बोलती कि वी आर फॉलोइंग दिस कॉन्सेप्ट, वी आर डूइंग दिस। बट अगर हम देखें सबके इकोनॉमिक सिस्टम्स देखें, हर कंट्री के हर जगह आपको मिक्स्ड इकोनॉमी आज के टाइम पे देखने के लिए मिल जाएगी, एक्सेप्ट सम रेडिकलिस्ट नेशंस, जैसे कि आज के टाइम पे नॉर्थ कोरिया एंड ऑल। वहाँ पे अभी भी सोशलिस्ट इकोनॉमीज को बहुत फॉलो करते हैं, कैपिटलिज्म को बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहे हैं। इसका अगर हम डिसएडवांटेज देखें, वो होगा द गवर्नमेंट सेक्टर इज़ ऑफन इन्फ्लिक्टेड विद द करप्शन। आपने देखा होगा जितनी भी सारी गवर्नमेंट वो होती है, जितनी भी सारी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ पे करप्शन लेवल बहुत ज़्यादा होता है। और जितनी भी सारी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ होगी उसमें करप्शन लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, एंड दैट्स द सैड रियलिटी that leads to a low level of efficiency, or you can say the production. वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, जितनी भी सारी गवर्नमेंट वो होगी उसमें करप्शन होगा। इट इज़ ओइंग टू द डीमेरिट दैट द मिक्स्ड इकोनॉमीज लाइक इंडिया आर ग्रेजुअली ऑप्टिंग फॉर। जो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, पब्लिक रोल भी होता है, गवर्नमेंट रोल भी होता है, बट क्या हो रहा है यहाँ पे, जो गवर्नमेंट रोल था वो ख़त्म हो रहा है, और इंडिया जो सारी मिक्स्ड इकोनॉमीज है वो थोड़ा थोड़ा प्राइवेटाइजेशन की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। जितने भी आपने प्रेजेंट डे में आपने काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया होगा, जितनी भी सारी प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज़ थी, वो जितनी सारी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज थी वो कैसे प्राइवेट होती जा रही है। फॉर एग्जांपल एयर इंडिया, इट वाज अंडर गवर्नमेंट, सो वो अब प्राइवेट हो चुकी है, इट इज़ अंडर द टाटा इंडस्ट्रीज़ नाउ। अब अगर हम नेक्स्ट उसमें जाएंगे पैराग्राफ में, ये वही बताता है कि जो प्रेजेंट डे वर्ल्ड है, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, प्रेजेंट वर्ल्ड में मैक्सिमम इकोनॉमीज़ आज के टाइम में मिक्स्ड इकोनॉमीज़ है, और जितने भी सारे रेडिकलिस्ट है वो बहुत कम बची है, सोशलिस्ट और बिल्कुल है भी नहीं। कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट जो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम बिल्कुल भी नहीं है कहीं पे भी, एवरीवन इज़ जस्ट अ मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पे वही बात होती है जो इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यू कैन यूज़ इट विद योर आंसर, कि जब भी कभी मिक्स्ड इकोनॉमी की बात है, जो जनरल द प्रोडक्शन डिसीजंस आर गवर्न्ड लार्जली बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। जैसे मैंने आपको बताया था, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग सारे मार्केट डिसीजन चलते हैं, बट आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, दैट्स इट। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। जो ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, एन आइडियल सिस्टम ऑफ ग्रोथ, जो हमारे पास यहाँ पे लिखा है। ये जो इंटायर पैराग्राफ है ये बात करता है अबाउट इंडिया। व्हाट डिड इंडिया अडॉप्ट? इंडिया ने एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया ने एक्सट्रीम विजन ऑफ कैपिटलिज्म, जो मैंने बताया था, एक्सट्रीम विजन ऑफ कैपिटलिज्म और एक्सट्रीम विजन ऑफ सोशलिज्म को छोड़ के उन्होंने एक मिडिल पाथ लिया, जो कि था मिक्स्ड इकोनॉमी का। आपको लगेगा कि मिक्स्ड इकोनॉमी ही क्यों इंडिया ने लिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? आपको पता है, जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में एक्सप्लेन किया था, जो कि था जमींदारी सिस्टम। आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो छोड़ दो, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी जमींदार्स के पास मेजॉरिटी लैंड थी, दे वर ओनिंग द ह्यूज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, और जो हमारे पास वो थे पेजेंट्स थे, उनके पास लैंड बिल्कुल भी नहीं थी। इतना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज था, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इन द बिगनिंग सबसे ज़्यादा रोल किसका बड़ा होना चाहिए? पब्लिक सेक्टर। वही चीज़ उन्होंने बताई है हमारे पास। इंडियन इकोनॉमी की क्या स्टेज थी एट दैट टाइम? India had a very strong public sector, but with full respect to the private property and the democracy. The public sector would take a leading role, and the private sector would be encouraged and incentivized to be an active participation in the process of the growth and development. वही जो मैंने बात की, स्ट्रॉन्ग इनको चाहिए था। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द बिगनिंग इंडिया के पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे ना, वहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री तो थी नहीं, और वहाँ पे प्रोडक्शन भी बहुत कम होता था। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो भी बहुत कम होता था, जैसे मैंने आपको ज़मींदारी सिस्टम के बारे में बताया था अभी।
इस टाइम पे उन्हें चाहिए था स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर जो कि इंडस्ट्री को प्रमोट कर सके। इंडस्ट्री को कैसे प्रमोट करेगा? इंडस्ट्री को लोन्स प्रोवाइड करके, गवर्नमेंट लोन देगी सो दैट जो इंडिविजुअल है, जो एस्पायरिंग इंडिविजुअल्स है, वो अपनी इंडस्ट्री ईजिली सेट कर पाए। गवर्नमेंट बहुत मेन रोल प्ले करेगी, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देगी इन फार्मिंग। गवर्नमेंट काफ़ी सारे फार्मर्स को नई टेक्नोलॉजी देगी, फॉर एग्जांपल कि न्यू टाइप ऑफ सीड्स, न्यू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। इस सब का रोल, इस ये मेन रोल था इन द बिगनिंग, वो पब्लिक सेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल था, ये इनिशियल ग्रोथ थी ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे इसलिए लिखा है फॉर द स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी। फर्दर जो इनका जो पब्लिक सेक्टर का जो मेन रोल था, इसके साथ साथ ये लोग प्रमोट कर रहे थे कि प्राइवेट भी है। इफ़ यू लुक द प्रेजेंट सिनेरियो, आज के टाइम पे भी इंडिया इज़ प्रमोटिंग स्टार्टअप्स एंड और न्यू बिजनेसेस। सो इसका मेन यही रीज़न था कि जो पब्लिक सेक्टर का रोल था उस टाइम, वो ख़त्म होता जा रहा है, और नाउ इट्स द टाइम ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल्स फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और फॉर लीडिंग द इकोनॉमी नाउ। सो नाउ इट्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान्स। ये है इंटायर सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, 5 ईयर प्लान जो कि हमने यूएसएसआर से बोरो किया था। नाउ विल टॉक अबाउट दिस। जो हमारे पास कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स है, उसमें फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है व्हाट इज़ द इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे कंट्री के रिसोर्सेज हैं, हम उसे जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है उसमें इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे कि जो हमारी जो नेशनल प्रायोरिटीज़ है वो फुलफिल हो। व्हाट आर द नेशनल प्रायोरिटीज़? वो हमेशा हमेशा चेंज होती रहती है। हु नोज़, एट वन टाइम हमें ज़्यादा डिफेंस पे इन्वेस्ट करना पड़े, एट द सेकेंड टाइम हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे इन्वेस्ट करना पड़े। हम इस तरीके से अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में, ताकि जो नेशनल प्रायोरिटीज़ फुलफिल हो पाए। दिस इज़ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अगर सिंपली यही क्वेश्चन आ गया जिसकी जो इसकी हेडिंग है, व्हाट आर द इकोनॉमिक प्लानिंग्स, व्हाट इज़ द इकोनॉमिक प्लानिंग। अब हमारे पास आते हैं 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान जो मैंने आपको बताया था, हमने यूएसएसआर से बोरो किया था उस टाइम, सोवियत यूनियन, हमने लिखा भी है यहाँ पे। जो हमारे 5 ईयर प्लान्स है, ये स्टार्ट हुए थे 1951 से लेकर 2012 तक। अगर आप कहेंगे आज के टाइम पे 5 ईयर प्लान्स है कि नहीं, आज के टाइम पे 5 ईयर प्लान्स नहीं फॉलो होते। और एक और इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, बुक में नहीं है वो। 2012 के बाद भी 5 ईयर प्लान्स चले थे, बट इट वाज ओनली फॉर द एजुकेशन सेक्टर, जो कि इन फ्यूचर बंद भी हो गए थे, ज़्यादा लंबे नहीं चले थे। आई थिंक वो 2018-19 इस टाइम पे ख़त्म हो चुके थे। इन द सेंस 12 के बाद भी थे 5 ईयर प्लान, दैट वाज ओनली फॉर द एजुकेशन सेक्टर। वो आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ मोर देन इनफ। जो हमारे 5 ईयर प्लान्स थे, उसके बीच में एनुअल प्लान्स भी थे। अब आप पूछेंगे कितने एनुअल प्लान्स थे? देयर वर 3 एनुअल प्लान्स दैट वाज लॉन्च्ड एट दैट टाइम। और इनमें उन एनुअल प्लान्स के बारे में फर्दर इसमें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसमें ये एक्सप्लेन किया है कि जो सारी स्पेसिफिक हमारे पास डेट्स दी हुई है कि ये इस फर्स्ट हमारे इस डेट को आया था, सेकंड हमारा इस डेट को आया। अगर आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखो तो सीधी सी बात है, कोई इतनी सारी डेट्स याद नहीं कर पाएगा। हमें एक चीज़ याद रखनी है, जो कि हो गई 3 एनुअल प्लान्स की। 3 एनुअल प्लान्स बीच में आए थे। अब हमारा आएगी जो 5 ईयर प्लान्स है, जो हमारे डिफरेंट जो इनके गोल्स के बारे में इन्होंने दिया है। जो हमारे 5 ईयर प्लान्स है, दिस इज द इंटायर नेक्स्ट डिफरेंट पैराग्राफ और डिफरेंट टॉपिक। जो हमारे जो 5 ईयर प्लान्स थे, उनके उसमें गोल्स भी स्पेसिफाई किए थे। उसमें सिर्फ यही नहीं लिखा होता था कि भाई क्या क्या करना है, उसमें एक गोल भी होता था जो फाइनल इनका हमारा 5 ईयर में एक ये गोल अचीव होना चाहिए। अब जो हमारा ये गोल है, सिर्फ यही नहीं होता था कि हाँ 5 ईयर्स में सिर्फ इतना कर दिया। जो लॉन्ग टाइम प्रोस्पेक्टिव था, जो लॉन्ग टाइम गोल टू बी अचीव, जो लॉन्ग टर्म था, ये तो जस्ट 5 ईयर था। जो हमने इन फ्यूचर हमें पूरी जो हमारी इंडियन इकोनॉमी उसको लीड करेगा जो गोल, उसके बारे में भी इसमें मेंशन किया था, जो कि था दे ओनली स्पेसिफिक टू बी अचीव्ड इन द 5 ईयर प्लान, बट दे आल्सो अचीव द लॉन्ग रन, द गोल दैट टू बी अचीव्ड इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में हमें कौन सा गोल अचीव करना है? इट्स नॉट जस्ट फॉर द 5 ईयर कि 5 ईयर में बस हमने ये अचीव कर दिया, नहीं, बट उसका फ्यूचर क्या होगा। इट्स इफ वी टेक एग्जाम्पल की एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ 5 साल की इन्होंने एक वो किया था, जो 5 ईयर प्लान था, जिसमें एजुकेशन के ऊपर मेन इन्होंने फोकस किया। वो यही नहीं होगा सिर्फ इन्हीं 5 ईयर्स के लिए, बट जो हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर तक ये जो पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट होगा, और फ्यूचर में जो इसका इम्पैक्ट होगा, हम उसे और कैसे रिफाइन कर सकते हैं। जो ये लॉन्ग टर्म प्लान होते थे, इसे कहते थे हम प्रोस्पेक्टिव प्लान। इसके ऊपर भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, प्लस ये CUET के प्रोस्पेक्टिव से भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है, नीड फॉर द इकोनॉमी, नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। ये जो हमारी बिगनिंग थी,
बिगनिंग में हमें इस प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? इकोनॉमिक जो हमने यूएसएसआर से हमने जो ये बोरो किया था इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, ये क्यों इंपॉर्टेंट था? हम विदाउट दिस के इस चीज़ के हम तो जनरली मिक्स्ड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट पे चल भी तो सकते थे। सी इस 5 ईयर का एक जो मेन ऑब्जेक्टिव था, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर बैकग्राउंड देखें, जो ब्रिटिश ने हमें दी थी एक बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इकोनॉमी, हमने पिछले चैप्टर में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। बैकवर्ड वो जहाँ पे लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ख़राब होगा और लोगों के पास जनरल बेसिक नीड्स भी नहीं होंगे, जैसे फूड, शेल्टर और क्लोथिंग। स्टैग्नेंट इकोनॉमी जहाँ पे जिस इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत कम है या बिल्कुल नेग्लिजिबल ग्रोथ है। इट वॉज द बैकवर्ड एज द लेवल ऑफ द आउटपुट प्रोडक्शन वॉज वेरी लो। सी इंडिया में पहली बात तो प्रोडक्शन कुछ था ही नहीं, एक्सट्रीम पॉवर्टी थी, एक्सट्रीम डिफरेंस था रिच और पुअर के बीच में। वही बात जमींदारी सिस्टम, जमींदार के पास बहुत ज़्यादा लैंड थी, उनको उससे भी तो पहले डिस्ट्रीब्यूट करना था उन्हें लोगों के बीच, जो जनरल पेजेंट्स थे उनके बीच। एंड जीडीपी ग्रोथ वाज एक्सट्रीमली लो। इस जो हमारा ये जो इकोनॉमी थी, जो हमारा बैकग्राउंड था, इतना पुअर बैकग्राउंड जो ब्रिटिशर्स ने बना के गए थे, सी उसको हम डायरेक्टली मार्केट फोर्सेस और सप्लाई डिमांड के ऊपर नहीं डाल सकते थे, क्योंकि यहाँ पे मेन फोकस ये नहीं होगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इंडिविजुअल प्राइवेट इंडिविजुअल कैसे मैक्सिमाइज करे। यहाँ पे था कि जो सारी जो पुअर पॉपुलेशन, जो सारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन पुअर थी, सीधी सी बात, जो उनको बेनिफिट कैसे मिले, जो सारी पुअर पॉपुलेशन थी उनको बेनिफिट कहाँ से मिले, उसको जो बिग जो पुश मिला था वो था गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट से, जो गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था। वही बात जो बिजनेस में भी किया था, जो बेसिक नीड्स भी प्रोवाइड की थी लोगों में, जो बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुए थे ब्रिटिश रूल के बाद। सी अब जो ये हमारे गोल्स ऑफ प्लानिंग है, अब जो हमारे 5 ईयर गोल्स के जो हमारे जो 5 ईयर प्लान्स थे, उनमें जो कौन से गोल्स कॉमन थे, वो आगे हमारे फर्दर हमें एक्सप्लेन किया ईच एंड इंडिविजुअल। फर्स्ट जो हमारा कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, जो सारे 5 ईयर प्लान में जो कुछ गोल्स कॉमन थे, फर्स्ट था जीडीपी ग्रोथ रेट। व्हाट इज जीडीपी ग्रोथ रेट? इट इज़ द लेवल ऑफ आउटपुट इन एन इकोनॉमी। जो इकोनॉमी थी हमारी, उसमें कितना ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस सब का जो डाटा होता था, कंबाइन एग्रीगेट डाटा, दैट इज़ जीडीपी। सी जब भी कभी हमारे पास जो भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन होता था वो इंक्रीज होता था, उससे क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ। सीधी सी बात, आप ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे, ज़्यादा बेचोगे, तो आपसे क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और वही कंट्री की हुई थी। द जीडीपी ग्रोथ लीड्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, वही बात इसमें किया। इंक्रीज इन जीडीपी लीड्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। आप अगर इतनी स्टेटमेंट भी लिख दो, दैट विल गिव यू द मार्क्स यू नीड। जीडीपी लीड्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ द कंट्री। फर्स्ट पॉइंट अगर आप ये लिखो, सेकंड पॉइंट आप ये दे दो, और थर्ड इज इंक्रीज इन जीडीपी डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर्स। ये टू फैक्टर्स अलग से क्वेश्चन भी बनता है इसके ऊपर। टू फैक्टर्स क्या है जिसके ऊपर जीडीपी डिपेंड करती है? फर्स्ट है रिसोर्स बेस, हमारी कंट्री में कितने रिसोर्सेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कंट्री में कितना ज़्यादा, यू कैन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे कितने ज़्यादा निकल रहे हैं, द रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री, हमारे पास कितने सारे रिसोर्सेज है। सी सेकंड होगा इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी हमारी कैसे इंक्रीज होगी? प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेन फैक्टर टेक्नोलॉजी है। आप अगर ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करें तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। द बेस्ट एग्जाम्पल की जिसे हमारे पास पहले होते थे, वेरी ट्रेडिशनल सीड्स होते थे हमारे पास, जो कि काफ़ी टाइम से चले हुए थे। सी जब ग्रीन रेवोल्यूशन आए, न्यू टाइप्स ऑफ सीड्स एडवांस टेक्नोलॉजी से जो बने हुए थे, जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो न्यू सीड्स बने हुए थे, उसे यूज़ किया, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी पर हेक्टर। जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ वीट की हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। सो दिस वाज द मेन फोकस, तो फुली एक्सप्लोर द प्लानिंग एंड इंश्योर दैट हमारी जो कंट्री के रिसोर्स है वो फुली एक्सप्लोर्ड है। जो प्रोडक्शन है उसमें टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा रोल बढ़ जाएगा। दिस इज द सेम थिंग जो इसमें लिखा हुआ है, उसे एक और बार लिखा हुआ है इन्होंने। स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन एंड द स्ट्रक्चरल चेंजेस। व्हाट इज अ स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन? जो हमारे जीडीपी है उसमें जो हमारे सेक्टर्स हैं उनका क्या शेयर है, दैट इज़ अ स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन। कभी भी स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन है, हमारे जो जीडीपी है, हमारी जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है, सेकेंडरी का क्या कंट्रीब्यूशन है, टर्शरी का क्या कंट्रीब्यूशन है, कितने कितने परसेंट है। सी अगर आपको ये डाटा नहीं याद होता है तो दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। आप बस ये यूज़ कर सकते हो कि मेजॉरिटी टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद हमारे पास इंडस्ट्री है, देन इट्स द एग्रीकल्चर सेक्टर। मेन तो यही है कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का क्या कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, कितने कितने परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज नोन एज द स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल चेंज? each of the GDP has to wait a second। सी वही बात है कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है, स्ट्रक्चरल चेंजेस में यही है कि हमारे जो एग्रीकल्चर, एज द कंट्री डेवलप्स, हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से हम दूसरे उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेक एन एग्जांपल, यू आर प्रोड्यूसिंग ग्रेप्स।
आप ग्रेप्स प्रोड्यूस कर रहे हो, आप करते जा रहे हो, देन यू विल थिंक कि मैं अपना जो प्रोडक्शन है वो और बढ़ा सकता हूँ। तो आप क्या करोगे, प्रोडक्शन को छोड़ के आप ऐसा करोगे इंडस्ट्री सेक्टर में शिफ्ट हो जाए, आप जो ग्रेप है उसकी वाइन बनाने स्टार्ट कर दोगे। इससे क्या होगा, आप एग्रीकल्चर सेक्टर में थे, आप एग्रीकल्चर से आप इंडस्ट्री में शिफ्ट हो गए। दिस इज नोन एज ए स्ट्रक्चरल चेंज व्हेन द पॉपुलेशन शिफ्ट्स फ्रॉम वन सेक्टर टू द अनदर वन। प्राइमरी से लोग सेकेंडरी में चले गए। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, देर इज एन फार्मर, he's giving his child appropriate education। उससे क्या होगा, इसका बेटा एजुकेटेड हो गया, he'll become an engineer and work under है MNC मल्टीनेशनल कंपनी। सो ही इज़ नाउ एंगेजिंग इन द टर्शरी सेक्टर। हम इसे कहेंगे स्ट्रक्चरल चेंज। इससे क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर का जो इंडिविजुअल होना था वो सीधा शिफ्ट हो गया किस में, टर्शरी में। दिस इज द स्ट्रक्चरल चेंजेस, जैसे कि पॉपुलेशन किस डिफरेंट उसमें चेंज हो रही है, डिफरेंट वर्क फोर्स में जा रही है। नेक्स्ट इज द मॉडर्नाइजेशन। इट रेफर्स टू द अपडेटिंग एंड द अडॉप्शन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इसमें मेनली फोकस टेक्नोलॉजी के ऊपर ही है। जैसे यहाँ पे जैसे एक स्पेसिफिक इधर पॉइंट था, वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने और एलैबोरेट कर दी है। मॉडर्नाइजेशन, एक आप हेडिंग डाल के ये लिख सकते हैं, अपडेटिंग एंड अडॉप्टिंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब इसमें मेन रोल यही आएगा, एज द साइंस हैज एडवांस देयर आर सेवरल मोर टेक्नोलॉजीज। वही जो मैंने चीज़ HIV सीड्स की आपको एक्सप्लेन की थी यहाँ पे, वेट HIV सीड्स, just changing the entire concept। so इसमें एग्जाम्पल था ग्रीन रेवोल्यूशन का, जो ग्रीन रेवोल्यूशन में भी सेम चीज़ थी। IT रेवोल्यूशन भी हुआ था आफ्टर द लिबरलाइजेशन। जब भी जैसे ही लिबरलाइजेशन हुई थी, MNCs आई थी, वैसे इंजीनियर्स की बहुत डिमांड बढ़ने लगी, IT रेवोल्यूशन आ गया। और जो हमारे पास ये था मॉडर्नाइजेशन, हमारे जो प्लानर्स थे उनका सिर्फ यही गोल नहीं था कि हमें सिर्फ ये रेवोल्यूशन करने और इनकम बढ़ानी, इसका एक सोशल आउटलुक भी था कि एक सोशल बेनिफिट भी हो। इट इज़ नॉट जस्ट कि हाँ भाई इकोनॉमी बढ़ा दो, उनका था कि सोशल आउटलुक, जो जैसे एक वुमेन है, वुमेन के साथ इन्होंने एक एग्जाम्पल मिस कर दिया है, जो कि होगा, जो इंडिया में एक डीपली रूटेड था, वो था कास्टिज़म। कास्टिज़म को भी इन्होंने रूट ऑफ करना था। उनके जो सेवरल कास्ट के जो लोग थे, जो इंडिया में एक वो काइंड ऑफ आई वुड से एक कॉन्सेप्ट था कि डिफरेंट कास्ट है, उसको इन्होंने अबॉलिश करना था। जो लोअर जो सोशल ग्रुप्स थे उनको इन्होंने और एलिवेट करना था। उसके लिए भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा था मॉडर्नाइजेशन वगैरह का। और जो 5 ईयर प्लान थे उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था फॉर द प्रमोशन ऑफ द कास्टिज्म, फॉर द प्रमोशन ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन। ये थे सोशल कॉन्सेप्ट्स। नाउ कम द मॉडर्नाइजेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कॉम्प्लीमेंट्री और कॉन्ट्राडिक्टरी। What is complementary? They are helping each other. Contradictory, they are kind of conflicting. Modernization as a plan of the objective and expecting। इसमें एक चीज़ थी, सीधी सी बात, अगर आप इन सबको स्किप करें, इनका था मॉडर्नाइजेशन में अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, ये तो जो हमारी जो ट्रेडिशनल वर्कफोर्स है उनकी जॉब ले लेगा इन द सेंस। और जैसे ही जॉब ख़त्म हो जाएगी, पीपल विल बी अनएम्प्लॉयड। जो ये कॉन्सेप्ट है, इसमें पूरे पैराग्राफ में यही बात की हुई है कि जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, अगर आपको फिर भी आपको फिर भी समझ नहीं आया था, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, एक वीट का फार्म है, वहाँ पे प्रोडक्शन चला हुआ है, ट्रेडिशनल वे में चला हुआ है कि सारा ह्यूमन लेबर के ऊपर है, जितना सारा वो हार्वेस्ट हो रहा है सारा ह्यूमंस कर रहे हैं। बट देयर कम्स अ टाइम जहाँ पे जो ओनर था ऑफ द लैंड, उसने सोचा कि लेट्स रिप्लेस द लेबर विद द मशीन। अब हमारी बुक में एक दिया है कि जब कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, हेल्प कर रहा है, मॉडर्नाइजेशन से और एम्प्लॉयमेंट बढ़ी। ठीक है, अगर हम इस प्रोस्पेक्टिव को देखें कि मॉडर्नाइजेशन से और एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, उसमें क्या है, मॉडर्नाइजेशन लीड्स टू द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। ठीक बात, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, लेड टू द हाई लेवल प्रोडक्टिविटी दैट लीड्स टू द राइज डिमांड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। अगर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, उससे क्या होगा, डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, जैसे ही डिमांड बढ़ गई चीज़ होगी, उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री। ये टोटली फोकस था कॉम्प्लीमेंट्री में, जैसे यहाँ पे लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री। बट एक्चुअल में क्या हुआ, दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम जो यहाँ पे हुई, जो था कॉन्ट्राडिक्टरी, जो यहाँ पे एक काइंड ऑफ कन्फ्लिक्टिंग विजन आ गया लोगों के बीच में। यहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, उससे क्या होगा, लेबर ख़त्म होगी, जिससे इनडायरेक्टली अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी लोगों की, जो जनरली हार्वेस्ट में पहले काम कर रहे थे, उनको रिप्लेस कर दिया मशीन्स ने। उसी के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंड कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे, मॉडर्नाइजेशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ी, मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो कैसे घटी, वो आएगा कॉन्ट्राडिक्टरी में। इसके ऊपर एक आंसर बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। सो
मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको यही वर्डिंग्स लिखनी है, बट इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आप इसे ज़रूर लिखें इन वर्डिंग्स को, बिकॉज स्कूल को पता नहीं क्यों चाहिए होती है ये वर्डिंग्स. See, now comes the self-reliance and self-sufficiency. What is this? This is nothing but the आत्मनिर्भर भारत आइडियोलॉजी. इसमें था कि जो अपनी इंडिया है, इंडिया बाकी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट ना हो. इंडिया सिर्फ फॉर द, अगर हम ज़्यादा ब्रॉडली बात करें तो जो इंडिया के जो भी सारे एसेंशियल आइटम्स होती है, जैसे फूड ग्रेन्स एंड some other production activities, machines and all, iron and all essential things, उस पर इंडिया खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए. Therefore, is a state of the non-dependence upon the rest of the world for essential supplies of the domestic for the domestic economy in the domestic economy. So इसमें क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारा फर्स्ट 7 प्लान्स थे, जो 5 ईयर प्लान्स थे, जो हमारे फर्स्ट 7 प्लान्स थे उनमें से, उसमें मेन फोकस यही था, हाउ टू बिकम सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ सफिशिएंट. अब ये किस चीज़ में था? अब आप सोच रहे होगे इन द बिगिनिंग कि हमने इतना स्टेप ले लिया था कि हम सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए. नहीं, हम जनरली उस टाइम हम जनरली फोकस कर रहे थे एग्रीकल्चर पे. जितने सारे एसेंशियल गुड्स थे, जैसे हमारे पास फूड ग्रेन्स होगा, हमारे पास ऑयल होगा, वो इंडिया में खुद बने, इंडिया किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो उस टाइम पे. सी ये इसलिए था कि ताकि हम जो पॉलिटिकल प्रेशर आता है फालतू का बाहर से, उससे हम बच सके. जो पॉलिटिकल प्रेशर है उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है. यूएसए थ्रेटेड इंडिया टू स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू, मतलब यही था इन द सेंस, जो जब पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हुई थी ना 1965, तब यूएसए ने इंडिया को प्रेशराइज किया कि स्टॉप द वॉर, अगर आपने वॉर स्टॉप नहीं की तो हम आपकी जो ग्रेन्स है आपको सप्लाई करना बंद कर देंगे. एट दिस मोमेंट इंडिया रियलाइज कि हमें एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, ताकि हमें यूएसए जैसी कंट्रीज़ बाद में कभी प्रेशराइज ना कर पाए. और दैट इज़ द रीज़न इंडिया आज के टाइम पे सेल्फ रिलायंट फॉर व्हीट एंड मैनी अदर कमोडिटीज़. It is necessary for the India to achieve the self-reliance for the food grains, otherwise we would usually for the imports. The same thing जो मैंने आपको यहाँ पे explain की, वही इस blue box में भी लिखा है. Now it's the equitable distribution of or equity. हैंडफुल ऑफ द सी, इट इज़ नॉट फेयर कि जब भी कभी जीडीपी ग्रोथ हो, और जो जीडीपी ग्रोथ हो रही है वो जस्ट एक सेक्शन ही कर रहा है और उसी सेक्शन को बेनिफिट्स मिल रहा है. दैट विल बी टोटली अनफेयर फॉर एन इकोनॉमी, और हम कह सकते हैं कि वो काफ़ी नेगेटिव भी होगा. अब जो नेक्स्ट पॉइंट्स है उसमें वही हुआ है, वही लिखा हुआ है कि इट वुड बी ऑफ नो यूज़ जब जो रिचर सेक्शन है वो और रिच होता जाए, जो पुअर सेक्शन है उसकी और हालत ख़राब होती जाए, और वो पुअर सेक्शन और पुअर होता जाए. सी द इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ नॉट जस्ट कि एक ही सेक्शन को मिले, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल. मतलब मेजॉरिटी को बेनिफिट्स मिलने चाहिए ऑफ द ग्रोथ. सोशल इक्वालिटी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इकोनॉमी इम्प्लाइज द सोशल इक्वालिटी. जो भी सारे जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट्स, ये सारा सबको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए फॉर द कि ताकि सबको बेनिफिट्स मिले. सी जो हमारा प्लानिंग द प्लानर्स ऑफ इंडियन, इनका एक बेसिक वो था कि फॉर प्रोवाइडिंग द इक्वल स्टार्टिंग लाइन और यू कैन से इक्वल बेस लाइन. सो वो मेनली फोकस क्या कर रहे थे, जो हमारी जो पॉपुलेशन है उनको एक बेसिक नीड्स मिले, जो कि थी फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. जो हमारे पास अब फिर नेक्स्ट वो है ब्लू बॉक्स. इसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया व्हाट इज़ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और व्हाट इज़ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. सी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नथिंग, जो मेनली ये सोशलिज्म से काफ़ी अलाइंड आइडियोलॉजी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. सी देयर इज़ एन, इसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया है डॉक्टर और एज अ क्लर्क एंड डॉक्टर के बीच में इन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट किया है. सी देयर इज अ एग्जांपल ऑफ डॉक्टर जो कि इतना क्वालिफाइड है एंड ही परफॉर्म्स अ वेरी एसेंशियल वर्क, जो सर्जरीज एंड ऑल, ही शुड बी अकॉर्डिंगली ही शुड बी पेड मोर. और जो हमारे पास क्लर्क है, हिज वर्क इज़ नॉट दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दो, बट इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट एज अ डॉक्टर. तो व्हाट डू यू थिंक, इन दोनों को इक्वल सैलरीज मिलनी चाहिए. बट जो हमारे पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो कहता है जो भी सारे रिसोर्सेज है that should be equally distributed among all irrespective of their job. वो कितना एफर्ट कर रहे हैं कोई वो नहीं है, जस्ट they should be an equal distribution. डॉक्टर को भी इट इज़ रिटन है, अगर एक डॉक्टर को भी जो 1 घंटे की सर्जरी कर रहा है उसे सिर्फ अपने 1 घंटे के लिए 50,000 मिल रहे हैं, और वेराज जो वर्कर को पूरे साल के 50,000 मिल रहे हैं. सो वेट,
सी जो ये वाला केस है इसमें, हाँ ये होगा कि गवर्नमेंट देखो डॉक्टर को अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उसे ज़्यादा पे मिल रही है, और वेराज जो हमारे पास जो क्लर्क होगा उसे कम मिल रही है, और जो वर्कर है उसे कम मिल रही है। दिस इज़ जो ये कॉन्सेप्ट है, ये सोशल डिस्ट्रीब्यूशन इसके स्ट्रिक्टली अगेंस्ट चलता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है सबको इक्वल मिले, इसमें क्या हो रहा है, डॉक्टर को ज़्यादा मिल रहा है अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, और जो हमारे पास लेबरर है इसे कम मिल रहा है, because his work is not as important as a doctor. सो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में सबको इक्वल इनकम मिलेगी, चाहे वो जो काम करे, चाहे वो ही इज़ डूइंग वट एवर वर्क। सो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है उसे अकॉर्डिंगली मिलेगा। सी जो हमारे पास डॉक्टर है, ही इज़ परफॉर्मिंग अ सर्जरी विच लास्ट फॉर ओनली 1 आवर, सिर्फ उसे 1 घंटे के लिए सिर्फ 50,000 मिल रहा है। जो हमारे पास दूसरा वर्कर है वो रोज़ 8 आवर्स, ही इज़ वर्किंग 8 आवर्स अ डे, और पूरी साल उसे 50,000 मिल रहा है। दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। आप ये लिख सकते हैं, यू डोंट टू रीड द अदर थिंग्स। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में मेन ये डिफरेंस होगा। द द नेक्स्ट इज जस्ट द कंक्लूजन ऑफ द एंटायर। जो हमारे पास जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन था, ये उसका काइंड ऑफ द एंटायर कंक्लूजन है। सी जो ये कॉन्सेप्ट है, इट इज़ जस्ट फॉर द बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ अक्रॉस ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, नॉट नाउ पॉपुलरली नोन एज द इंक्लूसिव ग्रोथ। जो हमारे पास इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सपोर्ट करता है इंक्लूसिव ग्रोथ को। सी अब नाउ वही चीज़ जो इंडिया में क्यों इन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था, इट वाज फॉर द पब्लिक सेक्टर टू प्ले एन फ्लैगशिप रोल further the promotion of the private sector. This is the same thing जो हमने पहले पढ़ा था. So this is the end of the chapter. Thank you for watching the video guys. Bye. Thank you.